आप सबको जय हिंद। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रोजगार पॉइंट। यूपी पुलिस एग्जाम को देखते हुए प्रैक्टिस सेट इस चैनल पे रोजगार पॉइंट पे आपको करीब 100 प्रैक्टिस सेट मिलेंगे, मैथ्स के, हिंदी के और भी सब्जेक्ट के। उसी को देखते हुए आइए देखते हैं मैथ्स का पहला प्रैक्टिस सेट। पहला क्वेश्चन दिया है। पहला क्वेश्चन, मोहन ने 17वीं पारी में 97 रन बनाए और इस तरह उसका औसत 3 बढ़ गया। 17वीं पारी के बाद उसका औसत ज्ञात कीजिए। देखिए 17वीं पारी में कितना रन बनाया? 3 रन बनाया। 17वीं पारी में मोहन ने वो 97 रन बनाया और इस तरह उसका औसत 3 बढ़ गया। इसका मतलब 16वीं पारी के तक जो औसत रही होगी, 17वीं पारी में 97 रन बनाने के कारण उसका औसत 3 बढ़ गया। मतलब 17 पारियों तक उसका औसत 3 बढ़ गया। तो एक पारी में 3 बढ़ा तो 17 पारियों में कितना बढ़ गया? 51। 17 तिया 51 बढ़ गया। कितना है 17वीं पारी में? 97। 51 घटा देंगे, इसमें बचा क्या? 46। ये जो 46 आएगा ये 16वीं पारी का औसत है। 16वीं पारी का, 16वीं पारी तक का औसत क्या है? 46। लेकिन जब 17वीं पारी का औसत पूछे, हालांकि चूंकि यहाँ पे दिया हुआ उसका औसत 3 बढ़ गया, 17वीं पारी में 16वीं पारी से कितना औसत बढ़ गया? 3 औसत बढ़ गया। तो 17वीं पारी का औसत ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे? इसमें 3 जोड़ देंगे, तो ये क्या हो गया? 17वीं पारी का औसत। इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए क्या करेंगे कि 17वीं पारी में कितना रन बना है? 97 रन। तो 17वीं पारी में 97 रन बनाने के कारण 17वीं हर पारी में औसत में 3 की वृद्धि हो गई। 3 की वृद्धि यानी 17 पारी में कितने की वृद्धि हो गई? 17 तिया 51, 51 की वृद्धि हो गई। अब 51 की वृद्धि हो गई तो 97 में से 51 घटाएंगे, क्या आएगा? 46। 46 जो आएगा वो 16वीं पारी का औसत होगा। जब भी 17वीं पारी का पूछा जाएगा तो बढ़ा हुआ जो औसत होगा वही 17वीं पारी का औसत होगा। इसका दूसरा मेथड भी हम लोग देख सकते हैं। ये 49 इसका आंसर होगा। दूसरा मेथड क्या देख सकते हैं हम लोग? ये मान लेते हैं 16वीं पारी का औसत क्या है? x है। 17वीं पारी का क्या होगा? x + 3 होगा। 17वीं पारी का औसत क्या होगा? x + 3 होगा, क्योंकि 17वीं पारी के बाद औसत क्या होता है? 16वीं पारी से 3 अधिक बढ़ जाता है। अब हम लोग देखिए 16 पारी में कितना रन बनाएगा? जितने पारी हुई है, 16 पारी हुई है, उनमें 16 को औसत से मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस 17वीं पारी में कितना रन बनाए? 97 यानी 97 रन। मतलब ये 17 पारियों का रन है। अब हम टोटल लिखेंगे 17 पारियों का बढ़ा हुआ। ये दोनों आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। देखिए 16 पारी तक औसत कितना था? x था। 17वीं पारी में कितना बनाया? x + 3। मतलब 16 पारी का रन कितना हो गया? टोटल 16x हो गया। और 17वीं पारी में रन कितना बनाया? 97 रन, 97 रन बनाया। अब 17वीं पारी का औसत कितना बढ़ गया? x + 3। तो 17 पारी का औसत 17 × x + 3, ये 16x हो गया, ये 97 हो गया, = 17x + 51। इसको इधर लेके जाएंगे यानी कि x होगा और ये क्या होगा? घट जाएगा 46। यानी 16 पारी का औसत कितना हो गया? 46। 17वीं पारी का औसत हमको निकालना है तो 46 में 3 क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। ये सेकेंड मेथड होगा, ये फर्स्ट मेथड। अगला क्वेश्चन, देखिए 30 व्यक्ति एक कार्य को, यहाँ एक है, 30 व्यक्ति एक कार्य को 16 दिन में पूरा कर सकते हैं। उनके काम शुरू करने के 6 दिन बाद 15 और व्यक्ति उनके साथ जुड़ गए। अब शेष कार्य को पूरा करने में उन्हें कितने दिन लगेंगे? देखिए इसके भी 2 तरीके हैं सॉल्व करने के। आपको क्या करना है? एग्जाम में जल्दी से सॉल्व करना है।
कम समय में इसको सॉल्व करना है। इसके लिए क्या करेंगे, पहला मेथड पहले बेसिक से देख लेते हैं कैसे करेंगे कि 30 व्यक्ति एक कार्य को कितने दिन में करेंगे, 16 दिनों में पूरा करेंगे। 16 दिन में पूरा करेंगे, यानी कि 30 व्यक्ति पहले कुल कार्य निकाल लेंगे। 30 व्यक्ति कितने दिन में, 16 दिन में। तो कुल कार्य कितना हो गया, 30 × 16 कर सकते हैं। उनके काम शुरू करने के 6 दिन बाद 15 और व्यक्ति उनके साथ जुड़ गए, मतलब 6 दिन बाद 15 व्यक्ति और जुड़ गए। इसका मतलब ये हुआ कि यही 30 व्यक्ति कितने दिन काम किए, 6 दिन काम किए। और उसके बाद 6 दिन के बाद 15 व्यक्ति और जुड़ गए, मतलब 30 व्यक्ति पहले थे, 15 व्यक्ति और जुड़ गए। अब कितने हो गए, 45। अब ये 45 व्यक्ति उसके साथ जुड़ गए, तो बोल रहा है शेष कार्य को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे। मान लीजिए कितने दिन लगेंगे, x डेज लगेंगे, मतलब शेष कार्य को पूरा होने में x दिन लगेंगे। यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 480 180 प्लस 45 x इधर लेके जाएंगे, ये 300 हो गया। 45 इज इक्वल टू 15 यहाँ 45, 15 दूना 30। इसका मतलब x की वैल्यू 20/3 दिन लगेगा। 20/3 दिन लगेगा, मतलब पहले काम निकाल लेंगे कि टोटल कितना काम है। ये जो 30 × 16 आया, यानी 30 × 16 आया, ये कुल कार्य है। अब इसको जल्दी से कैसे करेंगे, हम यहाँ पे देख रहे हैं, इसी को सॉल्व करने मतलब ओरल चेक करेंगे अपने आप को, ओरल देखेंगे कितना जल्दी कर सकते हैं। 30 व्यक्ति काम को कितने दिन में कर रहे हैं, 16 दिन में कर रहे हैं। और उसके बाद 6 दिन करने के बाद 15 व्यक्ति और आ जाते हैं। अब देखिए यही 30 व्यक्ति कितने दिन काम किए हैं, 30 दिन, 16 दिन काम किए, तो टोटल कितना काम हुआ। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, 16 × 48 480 हो गया। वही 30 व्यक्ति कितने दिन काम किए, 6 दिन काम किए, तो 30 में 6 का मल्टीप्लाई करें, कितना हो गया 180। 180 घटा देंगे, बचा कितना 300। कितना काम बचा है, 300 काम बचा है। इस 300 काम को कौन करेगा, 15 और व्यक्ति आ जाते हैं, मतलब 30 थे, अब बचे कितने हो गए, कितने 45, क्योंकि 30 पहले थे, 15 और आ गए। और ये कितने दिन में करेंगे, x डेज में करेंगे, तो x की वैल्यू क्या होगी 300/45, यानी 20/3। 15 दूना 30, 15 3 45, 20/3 आंसर हो जाए, डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस तरह के क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, दिया एक विक्रेता ने ₹10 में 6 केले खरीदे, उन्हें रुपए 6 में 4 के हिसाब से बेच दिए। उसका लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। उसका लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करना। जब भी लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करनी है, मतलब एक वस्तु को इतने में खरीदा गया, दूसरे उसी वस्तु को इतने में बेचा गया, तो सबसे पहले जब संख्या दी हो कि 10 में 6 है, 6 में 4 है, तो हम उस वस्तु की संख्या बराबर करेंगे, तभी तो पता चलेगा कि हम 4 वस्तु खरीदे, उसको 10 में बेच दिए, मतलब 4 वस्तु खरीदे 10 रुपए में, और उसी 4 वस्तु को कितने में बेचेंगे कि हमको फायदा होगा या नुकसान होगा। तो हम सबसे पहले इस तरह के क्वेश्चन में क्या करते हैं, वस्तुओं की संख्या को बराबर करते हैं। क्या करते हैं, वस्तुओं की संख्या को बराबर करते हैं। मतलब 6 केले खरीदे कितने में, ₹10 में, और 4 केले खरीदे कितने में, ₹6 में। तो ये वस्तुओं की संख्या हमको बराबर करनी है, तो हम बराबर कैसे करेंगे, इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम, तो 6 और 4 का एलसीएम 12 होगा, तो 12 बनाना है, 2 यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, 4 है इसको 12 बनाना, यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई करेंगे, तभी तो ये 12 हुआ। 4 3 12, यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई किए तो यहाँ भी 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो गया 20। यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई किए तो यहाँ भी 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो गया 18। अब देखिए वस्तुओं की संख्या बराबर होगी। अब हम पता लगा सकते हैं कि वस्तु लाभ पे बेची गई या हानि पे बेची गई है, मतलब प्रॉफिट में है कि लॉस में है। देखिए 12 वस्तु को 20 रुपए में
खरीदा गया और उसी 12 वस्तु को कितने में बेचा गया? 18 रुपए में बेचा गया। देखिए इस क्वेश्चन में फिर से सुन लीजिए, जब भी इस तरह के क्वेश्चन आए तो वस्तुओं की संख्या को बराबर करते हैं, वस्तुओं की संख्या को बराबर करेंगे। जब वस्तुओं की संख्या को बराबर करेंगे तो यहाँ पता चला 12 वस्तु का दाम कितना है? 20 रुपए, यानी 20 रुपए में 12 वस्तु खरीदा है और उसी 12 वस्तु को 18 रुपए में क्या कर दिया? बेच दिया। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? नुकसान हो रहा है। कितने रुपए का? 2 रुपए का लॉस हो रहा है। तो प्रतिशत ज्ञात करना है, तो ये 2 रुपए का लॉस हो रहा है। खरीदा कितने में है? 20 में, इंटू 100, मतलब 10% का लॉस हो रहा है। 10% की क्या हो रही है? हानि हो रही है, क्योंकि 20 में खरीदा और कितने में बेच रहा है? 18 में बेच रहा है। 10% की हानि होगी। अगला क्वेश्चन, ठीक है। मनन ने एक व्यवसाय में 76,000 का निवेश किया। कुछ महीने बाद विवेक ने 57,000 के साथ उसके साथ जुड़ गया। वर्ष के अंत में कुल लाभ उनके बीच 2:1 में विभाजित किया गया। तो विवेक कितने महीने बाद व्यवसाय में जुड़ा? देखिए इस तरह के क्वेश्चन में क्या करते हैं कि व्यवसाय में जो निवेश होता है उसका लाभ किस अनुपात में बढ़ता है? लाभ जो है कितना इन्वेस्टमेंट किए, कितना निवेश किए, जिस अनुपात में जिस समय के लिए निवेश किए रहेंगे उसी अनुपात में उनके लाभ का बंटवारा होगा। जैसे देखिए बंटवारा कैसे करना है इसको, कि मनन ने एक व्यवसाय में 76,000 रुपए निवेश किया। कुछ महीनों के बाद विवेक जुड़ गया। 76,000 रुपए ये 12 महीने के लिए निवेश किया, इसका अनुपात ले लेंगे। और वहीं पे क्या किया, कुछ महीनों के बाद विवेक ने 57,000 निवेश किया। 57,000 निवेश किया कितने महीनों के लिए? मान लीजिए x महीनों के लिए। कितने महीनों के लिए? x महीनों के लिए जुड़ गया। अब ये किस अनुपात में बटेगा? 2:1 में। मतलब उनकी पूंजी और कितने समय के लिए जुड़ा उनका मल्टीप्लाई, उनकी पूंजी उनका मल्टीप्लाई, विवेक की पूंजी और उसका मल्टीप्लाई, इन दोनों का अनुपात जो होगा वो लाभ के अनुपात में क्या होंगे? विभाजित होंगे। देखिए 3 0 से 3 0 कैंसिल, 19 की पहाड़े में 3 चौक 12, 2 दूना 4, x की वैल्यू कितनी हो गई? 8। मतलब विवेक जो है 8 महीने के लिए क्या हुआ था? इनसे जुड़ा था। कितने, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कि विवेक टोटल कितने महीने काम किया? 8 महीने। इसका मतलब कि वो कितने महीने बाद जुड़ा? टोटल 12 महीने होता, वो 1 साल मनन ने काम किया है, ये 8 ही महीने काम किया, यानी मनन के कितने महीने बाद ये जुड़ा है? 12 में से 8 घटा देंगे, 4, यानी ये टोटल 8 ही महीने काम किया है। मनन क्या किया है? 12 महीने काम किया है। इसका मतलब मनन के 4 महीने बाद ये क्या हुआ? इससे जुड़ा है। आंसर क्या हो जाएगा? डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इनके बीच पद कितने टर्म है? ऐसे 9, 12, 15, 18। एक चीज आप देख रहे होंगे, इनके बीच गैप कितना है? 3। इनके बीच गैप कितना है? 3। इनके बीच गैप कितना है? 3। ऐसे ऐसे करके ये सीरीज बढ़ रही है। जब गैप समान हो तो इसको समांतर श्रेणी बोलते हैं। कौन सी श्रेणी बोलते हैं? समांतर श्रेणी। इसके लिए क्या होता है? एक फार्मूला होता है। इनके बीच कितने पद हैं, पदों की संख्या ज्ञात करने के लिए एक फार्मूला होता है, L इज इक्वल टू A प्लस n-1 इंटू डी। L क्या होता है? अंतिम पद, अंतिम पद। L क्या होता है? अंतिम पद। D क्या होता है? सार्वंतर। डी क्या होता है? सार्वंतर। ए क्या होता है? ए प्रथम पद होता है, प्रथम पद। एन क्या होता है?
पदों की संख्या, पदों की संख्या। अब हमको क्या करना है, कितने पद है, पदों की संख्या हमको ज्ञात करनी है। इस फार्मूले में रखेंगे एल मतलब अंतिम पद, अंतिम पद क्या है 87 है। ए क्या है प्रथम पद 9 प्लस n माइनस 1, n पदों की संख्या यही ज्ञात करनी है, तो n माइनस 1 इंटू डी। डी मतलब सभी पदों के बीच जो समान अंतर है, समान अंतर कौन है, 9 और 12 के बीच 3 है, 12 और 15 के बीच भी 3 है, 15 और 18 के बीच भी कितना है 3 है, तो डी की वैल्यू 3 होगी। इसको इधर लेके आएंगे, क्या हो जाएगा 78 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 3, कैंसिल करेंगे, n माइनस 1 इधर है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा 27। ए ऑप्शन सही है। इसके बीच कितने पद हो गए टोटल 27 पद हो गए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये फार्मूला याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। इस तरह के जो भी समांतर श्रेणी के क्वेश्चन आएंगे, जितने भी टाइप के आएंगे उसको आगे कराएंगे, उस पर फार्मूला बेसिस पे जो भी होगा सब बताएंगे आपको। अगला क्वेश्चन देखिए, दो वर्गों के परिमाप 52 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर है। तीसरे वर्ग का परिमाप ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वर्गों के क्षेत्रफल के अंतर के बराबर है। यहाँ पे देखिए परिमाप की बात कर रहे हैं, वर्ग क्या होता है, सबसे पहले वर्ग जान लीजिए, जिसके चारों भुजाएं क्या हो बराबर हो, यानी अगर ये 10 है तो ये भी 10 हो, ये भी 10 हो, ये भी 10 हो। वर्ग क्या होता है, जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो। इनका परिमाप मतलब क्या होता है, परिमाप ये होता है चारों भुजाओं का योग, यानी 4 इंटू 10 यानी 40। त्रिभुज में अगर पूछा जाए कि त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, तो त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योग, त्रिभुज का पूछा जाए तो त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योग, वर्ग में पूछा जाए यानी चतुर्भुज में पूछा जाएगा तो चारों भुजाओं का योग, वही क्या होता है उसका परिमाप होता है। यहाँ पे दो वर्गों का परिमाप 52 सेंटीमीटर दिया, जब इनका परिमाप 52 सेंटीमीटर दिया है, परिमाप मतलब इनके चारों भुजाओं का, ये वर्ग है, इसकी चारों भुजाएं बराबर है, तो इसकी भुजा ज्ञात करनी है, तो 52 में किससे भाग देंगे 4 से भाग देंगे, कितना आया 13, तो प्रत्येक भुजा का मान पता चल गया पहले वाले वर्ग की। दूसरे वाले वर्ग का भी परिमाप 20 दिया हुआ है, तो 20 इसका परिमाप दिया हुआ है, 4 से भाग दे देंगे, क्या आया 5, ये 5 क्या हुआ, दूसरे वाले वर्ग के प्रत्येक भुजा का माप क्या हो गया 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर है। बोल रहा तीसरे वर्ग का परिमाप ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वर्गों के क्षेत्रफल के अंतर के बराबर। तो वर्ग का क्षेत्रफल हम जानते हैं, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, स्क्वायर का एरिया क्या होता है भुजा स्क्वायर, क्या होता है भुजा स्क्वायर, मतलब साइड का स्क्वायर, किसी भी साइड का स्क्वायर ले लेंगे, क्योंकि सारी साइड समान होती है, तो साइड का स्क्वायर ले लेंगे, क्या हो जाएगा उसका एरिया निकल आएगा। तो जो तीसरे वर्ग का क्षेत्रफल है इन दोनों वर्गों के क्षेत्रफल के अंतर के क्या है बराबर है, यानी तीसरे वर्ग का क्षेत्रफल मान लेंगे ए है, तो तीसरे वर्ग का क्षेत्रफल ए स्क्वायर होगा। अब इन दोनों के क्षेत्रफल के वर्ग के अंतर के बराबर है, इन दोनों के क्षेत्रफल के बराबर है, तो ये 13 का स्क्वायर हो गया माइनस 5 का स्क्वायर हो गया, ये 169 माइनस 25 यानी 144, 144 किसका स्क्वायर है 12 का स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल, ए की वैल्यू कितनी हो गई 12 सेंटीमीटर, यानी तीसरे वर्ग की भुजा कितनी हो गई 12 सेंटीमीटर। इसका परिमाप ज्ञात करना है, तो परिमाप के लिए क्या करेंगे, परिमाप के लिए चारों भुजाओं का योग, यानी कि 4 इंटू भुजा कितनी है 12,
यानी 48 सेंटीमीटर। सी ऑप्शन सही है। परिमाप क्या होता है? चारों भुजाओं का योग। यहाँ पे परिमाप दिया हुआ 4 से भाग देंगे, प्रत्येक भुजा का मान पता चल जाएगा। यहाँ पे ज्ञात क्या करना है? तीसरे वर्ग का परिमाप ज्ञात करना है। लेकिन एक कंडीशन यहाँ पे दिया हुआ है, जिसका क्षेत्रफल यानी तीसरे वर्ग का क्षेत्रफल दोनों वर्ग के क्षेत्रफल के अंतर के बराबर है। दोनों वर्ग के क्षेत्रफल, पहले का क्षेत्रफल 13 स्क्वायर होगा, दूसरे का क्षेत्रफल 5 स्क्वायर होगा, जिसकी वैल्यू कितनी आएगी? 12। तो परिमाप क्या होगा? 4 इंटू ए, मतलब 4 गुणे भुजा का मान। भुजा कितनी आई है? 12, 12 चौक 48। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या कर रहे हैं। एक व्यक्ति 9 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलते हुए एक पुल को 15 मिनट में पार करता है। पुल की लंबाई है, पुल की लंबाई, पुल की लंबाई मतलब पुल की लंबाई ज्ञात करनी है। मतलब यहाँ पे एक पुल है, इस पुल को एक व्यक्ति क्या करना चाह रहा है? पार करना चाह रहा है। इसकी चाल कितनी है? 9 किलोमीटर प्रति घंटा, 9 किलोमीटर प्रति घंटा। एक पुल को 15 मिनट में पार करता है। तो दूरी ज्ञात करनी है। ये दूरी तय करने के लिए कितने मिनट में ये पार कर जाएगा? मतलब यहाँ पे पहुंच जाएगा। तो दूरी ज्ञात करनी है। दूरी इज इक्वल टू चाल इंटू समय, यानी कि स्पीड इंटू टाइम। स्पीड कितनी है? 9। एक चीज देखना है, यहाँ पे जो लंबाई ज्ञात करना, मीटर में ज्ञात करना। तो हम क्या करेंगे? किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड में चेंज करेंगे। तो किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं। 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं। किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं, इनटू डिस्टेंस यानी कि दूरी बराबर चाल इंटू समय। समय कितना लगा है? 15 मिनट। इसको हमको क्या करना है? सेकंड में चेंज करना है। तो 1 मिनट में 60 सेकंड, क्योंकि सबको मीटर प्रति सेकंड में चेंज कर लो, हमको आंसर मीटर में लाना है। ये कितना हो गया? 2। ये कितना हो गया? 30। 15 या 45, 45 पचे 5 पचे 25, 5 चौक 20, 2 22, 2250 मीटर। ये ऑप्शन सही है। देख लीजिए एक बार ध्यान से। अगला क्वेश्चन, देखिए दिया हुआ क्वेश्चन, गेहूं की कीमत में 6 whole 1/4% की कमी के कारण एक व्यक्ति ₹135 में 1 किलो अधिक गेहूं खरीद पाता है। प्रति किलोग्राम गेहूं की मूल दर ज्ञात कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। जो भी क्वेश्चन आपको करा रहा है सब 17-18 फरवरी को जो एग्जाम हुआ है, 17-18 फरवरी जो 2024 में एग्जाम हुआ, उसके सारे क्वेश्चन है। देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो ज्ञात कर लेते हैं क्या? कीमत, कीमत और क्या ज्ञात कर लेते हैं? खपत। खपत पहले अब हम देखिए 6 से 1/4 को क्या लिखते हैं? 6 से 1/4 का मान 1/16 होता है। तो क्या हुआ है? 6 से 1/4% की कमी हो गई है। मतलब पहले उसका मूल्य कितना था? कीमत या मूल्य पहले 16 था, अब घटकर क्या हो गई? 1 कम हो गई। इसका मतलब क्या हुआ? 1 कम हो गई तो 15 हो गई। कह रहा ना यहाँ पे गेहूं की कीमत 6 से 1/4% की कमी के कारण एक व्यक्ति ₹135 में 1 किलो अधिक गेहूं खरीदता है। मतलब उसकी कीमत में कमी हुई है।
यानी कि ये नीचे वाला जो है वो दिखाता है कि कीमत पहले कितनी थी, अब क्या हुआ उसमें से एक घट गया। ये ऊपर जो है वो घटा हुआ दिखाता है क्योंकि यहाँ पे कमी दिखा रहा है। अगर वृद्धि दिखाता तो प्लस कर देते, 16 और 1 17 कर देते। अब कह रहा है कि पहले भी वो व्यक्ति खरीदता था लेकिन कितना खर्च करता था, तब भी 135 खर्च करता था। फिर क्या हुआ कि अभी भी बढ़ने के बावजूद भी वो 135 ही खर्च कर रहा है, 135 खर्च कर रहा है, जिसमें 1 केजी अधिक गेहूं खरीद पा रहा है। मतलब पहले भी 135 खर्च करता था, अभी भी 135 खर्च कर रहा है। खर्च उसका क्या है, समान है। जब खर्च आपको समान दिखे, क्योंकि यहाँ पे स्पष्ट दिया लिखा हुआ है एक व्यक्ति रुपए 135 में 1 किलो गेहूं अधिक खरीद पाता है, मतलब पहले भी 135 का ही खरीदता था, अब भी 135 का खरीदता है, लेकिन अब क्या हो रहा है, पहले से 1 किलो अधिक गेहूं उसको मिलता है। मतलब खर्च समान है। जब ऐसे केस में खर्च समान होता है तो जो मूल्य होता है उनको ऐसे तिर्यक लिख देते हैं, यहाँ पे 15 होगा और यहाँ पे 16 हो गया। ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि अब हमको खर्च अगर ज्ञात करना है, खर्च ज्ञात करना है तो क्या करेंगे, मूल्य और खपत को मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे चीनी का दाम 40 रुपए है और हर महीना आपको 5 केजी आपके वहां खर्च होता है, तो खर्च कितना होगा, चीनी का मूल्य कितना है, यह मूल्य हो गया, और खपत मतलब कितना खपत है, कितना केजी खपत है, 5 केजी, तो खर्च कितना हो गया, 200 रुपए। खर्च कितना हो गया, 200 रुपए। यहाँ पे भी जब खर्च समान हो तो हम क्या करेंगे, जो कीमत है उसको तिर्यक लिख देंगे। अब यहाँ पे जब भी मल्टीप्लाई करेंगे ये दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। अब हमको इनको लिखना नहीं है, टाइम वेस्ट नहीं करना है। अब यहाँ पे क्या हुआ कि खपत पहले 15 था, अब खपत कितनी हो गई, 16 हो गई। जाहिर सी बात है, जब भी दाम बढ़ता है किसी चीज का तो हम क्या करते हैं, उसको ज्यादा खरीदने की कोशिश करते हैं, ज्यादा मिल जाता है, उसी पैसे में अब क्या होगा, ज्यादा मिल जाएगा। तो पहले 15 खपत था, अब मूल्य कम होने के कारण अब 16 खपत है। अब देखिए एक खपत में कितने की वृद्धि हो गई, एक की वृद्धि हुई, एक की वृद्धि किसके बराबर होगी, 1 किलो। एक की वृद्धि किसके बराबर हो गई, 1 केजी की। तो 15 का मान कितना होगा, 15 केजी हो गया। 15 का मान कितना हो गया, 15 केजी हो गया। अब यही 15 केजी वो कितने में खरीद रहा है, 135 किलो में, 135 रुपए में खरीद रहा है। तो 135 में 15 का भाग देंगे तो 9 आएगा। तो मूल दर कितना हो गया, यानी 135 में वो कितना किलो खरीद रहा था, 15 किलो खरीद रहा था। 135 में 15 केजी खरीद रहा था, तो उसका दाम कितना हो गया, 15 से 135 में भाग देंगे तो 9 आएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 9। यहां से अभी का वो देख लीजिए, पहले खपत कितना था, 15 केजी, क्योंकि एक की वैल्यू 1 केजी है तो 15 की वैल्यू 15 केजी, लेकिन अब खपत कितनी है, 16 केजी। अगर कभी ये पूछे कि अब वर्तमान दर बताइए तो उसको भी निकाल सकते हैं, कैसे, इसी 135 में एक की वैल्यू 1 केजी है तो 16 की वैल्यू 16 केजी है, तो 16 से भाग देंगे, जो भी आएगा तो वर्तमान में इसकी दर हो जाएगी। दर मतलब पर केजी मूल्य उसका कितना है, उस गेहूं का पर केजी मूल्य कितना होगा वर्तमान में, 135/16। ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन प्रति किग्रा गेहूं की मूल दर ज्ञात करनी है, मतलब पहले कितना था वो ज्ञात करना है, तो इसी वजह से इसको ज्ञात कर लेंगे, क्योंकि ये पहले का है, इस समय का क्या है, 16 है, तो 16 निकाल के इससे भाग दे देंगे तो आंसर आ जाएगा इस समय का। लेकिन हमको पूछा क्या, पहले का पूछा है, इसी वजह से 15 से डिवाइड कर देंगे, आंसर कितना आ जाएगा, 9। देखिए अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आज के डेट में हर एग्जाम में पूछा जाता है, जरूर आता है। ये यूपीपी में पूछा हुआ है, 17 या 18 फरवरी को हुआ था, उसमें ये पूछा हुआ है। ये सारे क्वेश्चन जो भी हम करा रहे हैं उसी 17-18 फरवरी 2024 को जो एग्जाम हुआ था वही क्वेश्चन है। जब 7 पे पावर 7 को 4 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल ज्ञात कीजिए।
देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं। 7 में पावर 7/4। अब देखिए 4 दूना 8, जब 2 बार में 4 दूना 8, जब 2 गुना कर रहे हैं तो 7 से वो क्या हो रहा है, 1 ज्यादा है। इसका मतलब ये 7 जो है इसके 2 गुने से 1 कम है, 2 गुने से 1 कम है, तो -1 कर देंगे। अगर 2 कम होता तो -2 कर देते, 3 कम होता तो -3 कर देते। या ये दो बार ही क्यों ले रहे हैं, क्योंकि कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। इसको एक बार भी ले सकते थे लेकिन 3 बचता ना, तो 3 जो है वो सॉल्व करने में हमको बहुत लंबा प्रोसीजर लग जाता है। तो हम कोशिश ये करते हैं 2 बार 3 बार 4 बार करने में कि मतलब इसके समीप आ जाए, 1 2 का अंतर हो, 1 या 2 का अंतर हो। तो 4 दूना 8, बचा कितना -1, -1 के बाद 7, तो कितना आएगा -1 आएगा। जब माइनस में आए तो क्या करते हैं, हर से उस माइनस को घटा देंगे, कितना बचे 3, तो वो 3 क्या हो जाएगा, वही उसका शेषफल हो जाएगा। क्या करेंगे, 4 से 7 में भाग देंगे। हम क्या करेंगे, सबसे पहले 7 में जो है 4 से भाग देंगे, हमको इससे मतलब नहीं। अभी 4 से 7 में भाग देंगे तो हम क्या करेंगे, ऐसी संख्या ढूंढेंगे जैसे 4 से 7 में भाग देंगे 3 बचेगा, तो क्यों ना हम उसको उल्टा भी लिख सकते हैं, 3 प्लस में लिखे या फिर हम 1 माइनस में लिखे, -1। तभी ना, -1 क्या बताता है कि 4 में से 1 घटाएंगे कितना आएगा, 3। 3 क्या हो रहा है, शेषफल बच रहा है। या तो प्लस में शेषफल रखे या तो माइनस में शेषफल लिखे। जैसे 4 से 7 में भाग दे रहे तो -1 में शेषफल आ रहा है, तो उसी -1 पे 7 हो गया तो 1 -1 हो गया, तो 4 में से 1 घटा देंगे कितना हो गया, 3 शेषफल। ये करने का तरीका है, धीरे धीरे सीख लेंगे आप। इस पे बेसिस बहुत सारा क्वेश्चन करा देंगे, जैसे जैसे प्रैक्टिस सेट में आएगा कराते रहेंगे। करीब 100 प्रैक्टिस सेट है, 100 प्रैक्टिस सेट। देखिए सरल करें, इसको सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे करना है, पहले तो रूट में जो है इसको निकाल लेते हैं। इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 3, तो 3 - 2 + 5, 3 इधर हो गया 5 इधर हो गया, 5 और 3 8, 8 - 2 6, तो ये क्या हो गया 15 + 21 इंटू 5 3 8 - 2 6 भागा 2। तो सबसे पहले क्या करते हैं, भाग देते हैं, भाग देंगे कितना आएगा 3 आएगा, यानी 15 + 21 इंटू 3। अब उसके बाद गुणा करते हैं, 21 3 63, तो 15 63 + 15 78। ए ऑप्शन सही है। पहले भाग देते हैं, उसके बाद गुणा करते हैं, तब जोड़ते हैं, उसके बाद घटाते हैं। सबसे पहले भाग देते हैं, उसके बाद गुणा करते हैं, उसके बाद जोड़ते हैं, उसके बाद घटाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, दो संख्याओं का HCF 11 है, उनका LCM 609 है। यदि एक संख्या 77 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। इसका क्या है, फॉर्मूला एक है, LCM इंटू HCF इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। मतलब क्या है, LCM इंटू HCF, इन दोनों का मल्टीप्लाई है, पहली संख्या और दूसरी संख्या के गुणा के बराबर होती है। यह फार्मूला आप याद रख लीजिएगा। तो LCM कितना है 609, HCF कितना है 11, पहली संख्या कितनी है 77, दूसरी संख्या x मान लेंगे, 11 सदे 77, x की वैल्यू 87 आ गई। डी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, ये फार्मूले पे है, फार्मूला आप याद रखिएगा, आपको आसानी से हो जाएगा सॉल्व। देखिए
एक धनराज को अभय, बीना, चंदन और दिव्या के बीच 5:2:4:3 के अनुपात में बांटते हैं। यदि चंदन को दिव्या से रुपए 500 अधिक प्राप्त होते हैं तो बीना का हिस्सा है। सबसे आसान क्वेश्चन है। ये अभय का है, ये बीना का है, ये चंदन का है, सी चंदन, डी मतलब दिव्या। कह रहा है यदि चंदन को दिव्या से कितने रुपए अधिक प्राप्त होते? 500 अधिक प्राप्त होते हैं। तो 4 मतलब चंदन को दिव्या से कितने अधिक है? 1 अधिक है। तो ये 500 का मान क्या होगा? इसको कैसे सॉल्व करते जल्दी? 500 अधिक है यानी कि इसमें कितना अंतर है? 1 का अंतर, यानी 1 का अंतर कितना है? 500। हमको किसका हिस्सा ज्ञात करना है? बीना का। तो बीना का हिस्सा कितना है? 2, 1000 होगा। जिसका मान दिया हुआ है उसको नीचे लिखते हैं, जिसका निकालना है उसको क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं। जिसका मान दिया हुआ उसको दिया है और जिसका निकालना है उसको मल्टीप्लाई करना। ठीक है, 1000 हो जाएगा।